A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. मेरा नाम है शुभम वाशनी। आज हम करने जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल एंड कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टॉपिक। ये टॉपिक आपके इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टाइटल आर्मी। शुरू करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। इसके बारे में बात कही है आर्टिकल 76 के अंदर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है? ये होता है वकील हिंदुस्तान का। मतलब देखिए, मान लीजिए आप कोई इंसान है जिसने केस कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, तब उनकी तरफ से कोई लड़ने तो आएगा केस, तो वो कौन लड़ने आएगा? वो आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन्हें कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, और ये चीफ एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी लीगल मैटर में। कि कोई भी लीगल मैटर में सलाह चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो इनसे ही लेंगे। इसके बाद इनका अपॉइंटमेंट कराया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। उनकी क्वालिफिकेशन में चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और इनका पूरा जो हायर करने का प्रोसीजर होता है वो वैसे ही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, तो पहले मैं कहूंगा पॉज मार के खुद सोचो, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। अगर नहीं पता तो अब सुन लो। हाई कोर्ट के जज होने चाहिए फॉर 5 years, या एडवोकेट आपने करी हो कम से कम 10 साल हाई कोर्ट में, या प्रेसिडेंट की नजर में आप कोई ऐसे वकील हो जो बहुत ही उम्दा इंटेलिजेंट है, तो आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। इसके बाद इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है मेंशन नहीं करा गया है कि वो कितने साल के रहेंगे, 6 साल, 5 साल, 8 साल, 65 years, 62 years, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। बस अगर जरूरत है तो अरुण जेठमलानी जो 80 साल के हैं उनको भी ले लिया जाएगा। इसके बाद इनका जो ऑफिस होता है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। मतलब प्रधानमंत्री और उनकी जो कैबिनेट है वो डिसाइड करके भेजती है हमारे प्रेसिडेंट के पास नाम, और फिर वो डिसाइड करते, फिर वो सिग्नेचर देते हैं और उसके बाद होता है। इसका मतलब होता है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। रिमूवल कैसे होगा? इनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रोसीजर और जो ग्राउंड रूल्स है वो मेंशन नहीं किए गए। रेजिग्नेशन कैसे लिया जाएगा इनका? देखिए, इनका रेजिग्नेशन अगर इनको देना है तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। अगर इसका नॉर्मली रेजिग्नेशन जो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या होता है कि मान लो सरकार गिर जाए, या सरकार या प्रधानमंत्री बोले तो रिजाइन कर दें, तो नॉर्मली कन्वेंशनल है, कहीं कानूनी तौर पर लिखा नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी अपनी जो पोस्ट होते हैं छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा, सरकार के द्वारा ही इन्हें बनाया जाता है। सैलरी कितनी होती है इनकी? देखिए, सैलरी पहली बात तो डिसाइड की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इनकी सैलरी इक्वल होती है सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं उनके बराबर। फंक्शन क्या होता है इनका? देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया कि वो एडवोकेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनके लिए कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट होते हैं। बट वो किसी भी कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट होते हैं। मान लो अगर हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर केस चल रहा है तो हाई कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट होंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर होंगे। इसके बाद एक और इन पे एक ताकत होती है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उसके अंदर बहुत सारे वकील होते हैं, सबऑर्डिनेट वकील। तो क्या करते हैं नॉर्मली कि जो सबऑर्डिनेट वकील होते हैं ना, उनको भेज देते हैं केस लड़ने के लिए। पर अगर मान लो किसी वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को लग रहा है कि जो सबऑर्डिनेट वकील मैंने भेजा था अपनी जगह, वो ढंग से लड़ नहीं पा रहा, तो विदाउट एनी रिटन परमिशन वो उस कोर्ट में जा सकते हैं और उस केस को टेक ओवर कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, मान लो आपको वकील बदलना हो तो एक लीगल प्रोसीजर होता है, पेपर वर्क होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। बट यहाँ ऐसे कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अटॉर्नी जनरल उस कोर्ट में जाएंगे और कह देंगे कि मैं अपने सबऑर्डिनेट वकील की जगह लेना चाहता हूँ। इतनी कहानी है। इसके बाद कोई भी लीगल मैटर था, प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ बताओ इस बारे में, तो बताएंगे। यहां तक की कहानी है। इसके बाद प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं? जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उन पर राइट होती है कि वो कहीं भी किसी भी कोर्ट में जा सकें। इसके बाद इनमें राइट ये होती है कि वो स्पीक कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मान लीजिए पार्लियामेंट में कोई बात छिड़ी है लॉ के रिगार्डिंग कि भाई ये लॉ बनना चाहिए, वो लॉ बनना चाहिए कानूनी तौर पे, तो अटॉर्नी जनरल अपनी बात कहेंगे कि देखिए यहाँ पर ये लॉ ठीक नहीं है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए। पर उनके पास राइट नहीं है वोट करने की। बैठ सकते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा या जॉइंट सेशन में, पर वो वोट नहीं कर सकते। ये बात आपको याद रखनी है। खाली यही एक एग्जीक्यूटिव है जो कि एक क्या कहते हैं, वोटेड, आई मीन इलेक्टेड मेंबर नहीं है, और वो जाकर बैठते हैं हमारे पार्लियामेंट में। सिर्फ यही एक इंसान है। तो इस बात को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कौन सा ऐसा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जो जाके पार्लियामेंट में बैठता है? तो वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
अब यहां से अगर आगे चलें, देखिए कैबिनेट मीटिंग होती है एक, आप सबको पता होगा। तो कैबिनेट मीटिंग में क्या होता है, सारे मिनिस्टर जाके बैठते हैं। तो उसमें लॉ मिनिस्टर बैठते हैं जाकर, पर लॉ मिनिस्टर के साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाके नहीं बैठते। लॉ मिनिस्टर सलाह ले सकते हैं अटॉर्नी जनरल से, बट अटॉर्नी जनरल जाके कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठ सकते। इस बात का आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि मान लीजिए उन पे कोई केस आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिमिनल केस आता है, तो वो उस पर एडवाइस नहीं कर सकते, ना ही उसकी पैरवी किसी कोर्ट में कर सकते हैं। अगर उनको पैरवी करनी है तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात यह है कि मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ किसी ने केस कर दिया है, तो जिसने केस किया है ना, उसको सलाह नहीं दे सकते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की देखो तुम केस में ऐसे करो और तुम केस जीत जाओगे। दूसरी बात, ना ही वो अटॉर्नी जनरल जिसने केस किया है उसके बिहाफ पे लड़ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये दो तीन बातें हैं, आई मीन कि पहली कि वो किसी भी क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भाग नहीं लेंगे। दूसरी बात ये किसी भी इंसान को जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया उसको एडवाइस नहीं करेंगे। एंड तीसरी, जिसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया है उसके बिहाफ पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते इन कोर्ट में एज अ वकील। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम आगे चलें तो आता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो क्या होता है, देश का वकील। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था इनके नीचे बहुत सारे सबॉर्डिनेट वकील होते हैं। तो सबॉर्डिनेट वकील में एक वकील होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके नीचे होते हैं असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं बात आप? पहली रैंकिंग होगी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके नीचे हो गए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके नीचे हो गए असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मान लीजिए अटॉर्नी जनरल बिजी है तो सॉलिसिटर को कह देंगे, सॉलिसिटर बिजी है तो वो असिस्टेंट सॉलिसिटर को दे देंगे कि भाई जाके केस लड़ो। पर जो एसजी है मतलब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया या असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 76 में कहीं भी मेंशन नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट, अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट को कहा जाता है एडवोकेट जनरल। इसका दूसरा नाम ये है, अगर आपके एग्जाम में आया तो शायद इस तरह से आ सकता है कि एडवोकेट जनरल के बारे में कौन से आर्टिकल में बात की गई है, तो वो बात की गई है आर्टिकल 167। आगे चलते हैं। देखिए जो अपॉइंटमेंट होता है एडवोकेट जनरल का वो करते हैं गवर्नर। इसके बाद कंडीशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, हाई कोर्ट में या तो 10 साल वकालत की हो मतलब वकील हो, या वो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल उन्होंने प्रैक्टिस की हो एज ए जुडिशियल, मतलब वो एज अ जज रहे हो, तभी उन पे ये मौका है कि वो एडवोकेट जनरल बन सकते हैं किसी स्टेट के। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बट आपको यहां पर एक स्टार मार्क वाली बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था ना या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में था कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई एक बेहतरीन वकील है उसको हम हायर कर लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे, ये बात एडवोकेट जनरल पे लाइन नहीं करती। यहां पर सिर्फ कंडीशन ये है या तो वो वकील हो 10 साल कम से कम हाई कोर्ट में, या 10 साल उसने जज का काम किया हो हाई कोर्ट में। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं टर्म के बारे में। देखिए टर्म इनके में क्या क्या है कि एक तो इनका जो ऑफिस का टर्म होता है कि कितने समय तक रहेंगे वो फिक्स नहीं है। मान लीजिए 80 साल के, फिर बोलता हूँ, कोई जज है जिन्होंने 10 साल प्रैक्टिस की है हाई कोर्ट में, उनको बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद उनको हटाने का भी कोई तरीका मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड लास्ट, वो प्लेजर ऑफ गवर्नर पे काम करते हैं, मतलब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट के सीएम हैं उनकी कैबिनेट है वो डिसाइड करके नाम भेजते हैं गवर्नर को, और गवर्नर फिर उन्हें हायर करते हैं। तो अगर सीएम को लगता है कि इनको हटाने की जरूरत है तो एक अच्छा खासा रीजन देना पड़ेगा, एंड देन गवर्नर इन्हें हटा देंगे। अगर इनको रेजिग्नेशन देना है हमारे एडवोकेट जनरल को तो गवर्नर को देंगे सीधे वो। अब इसके बाद इनकी जो सैलरी होती है ना वो फिक्स नहीं होती, मतलब जो गवर्नर डिसाइड कर दे वो हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इनकी ड्यूटीज क्या होती हैं एंड फंक्शंस क्या होते हैं, सेम होते हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के होते हैं। अटॉर्नी जनरल क्या काम करता है भाई,
वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इनके पास ये भी राइट होती है कि वो किसी भी कोर्ट में जाके पैरवी कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। मान लो कोई वकील पहले से जो इनके अंडर काम कर रहा है एडवोकेट जनरल के, वो किसी चीज की पैरवी कर रहा है, इनको सेटिस्फाई नहीं लग रहा है कि उसको कह देंगे आप हटो यहाँ से, मैं जरा पैरवी करता हूँ, और इनको कोई पेपर वर्क नहीं देना पड़ेगा, सिंपल बाय वर्बल परमिशन वो कर सकते हैं काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो बात करते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होता है? वो होता है चार्टेड अकाउंटेंट हिंदुस्तान का। बट ये चार्टेड अकाउंटेंट कुछ खास बात होती है। इस चार्टेड अकाउंटेंट में एक खास बात हो सकती है, ये पोल खोल सकता है किसी की भी। अगर मान लो सरकार गलत काम कर रही है तो ये पोल खोल देगा। जैसे 2G स्कैम हो गया, देश जब आजाद हुआ था तो जीप स्कैम हुआ था, तो ये पोल खोल सकता है। आप गलत काम करो, आपकी पोल खुल जाएगी। और इसके बारे में मेंशन हो रखा है आर्टिकल 148। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जबकि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। सिर्फ बोला गया है कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो हमारी पैरवी करे, बट डायरेक्टली एडवोकेट जनरल और ऑडिटर जनरल के बारे में नहीं बात की थी। बट सीएजी के बारे में डायरेक्टली टर्म लिखी हुई है, तो आपको बात याद रखनी है ये बात। ओके, अब यहां पर आपको बात समझनी है कि जो सीएजी होता है वो एजेंट होता है पार्लियामेंट का। मतलब पार्लियामेंट कई बार मांग लेता है कि हमें इस बारे में रिपोर्ट दो आप, कि इसमें काम क्या हुआ है। ठीक, अब इसमें हम आगे चलते हैं। जो सीएजी होता है वो फर्स्ट टाइम जो स्टैब्लिश हुआ था, वो स्टैब्लिश हुआ था ब्रिटिश रूल में इन 1753। और इनका काम ये था कि इंडियन ऑडिट को और अकाउंट डिपार्टमेंट को दोनों को संभाले। मतलब ऑडिट मतलब होता है कि कोई चीज का खर्चा हुआ है तो उसका हिसाब किताब लें। जैसे आप छोटे होंगे तो मम्मी आपसे कहती होंगी मैंने आपको 100 रुपए दिए थे, कहाँ कहाँ खर्च किए, तो वही कहाँ कहाँ खर्च किए इस बात का सवाल पूछेगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या होता है कि जो खर्चे हुए हैं उनका हिसाब रखेगा। भाई आपकी मम्मा लिस्ट बनाती होंगी जब छोटे हो गए आप, कि आज मैंने यहाँ 10 रुपए खर्च किए, यहाँ 20 रुपए खर्च किए, इतना खर्च किया तो महीने का बजट इतना हुआ, या आज महीने का बजट इस बार इतना ज्यादा खर्च हो गया, तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद 1976 में पार्लियामेंट ने इनके थोड़े फंक्शन में चेंज लाई थी। इनसे अकाउंटिंग की जो फैसिलिटी वो छीन ली थी और ऑडिटिंग की रहती थी। तो आज के तारीख में सिर्फ ये ऑडिट करते हैं, सिर्फ ये हिसाब लगाते हैं कि कहीं करप्शन हुआ है, कहीं पैसे ज्यादा कम कहीं खर्च हुए हैं। ये बात आपको समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976 में इनको सिर्फ ऑडिटिंग की ताकत दे दी थी। इसके बाद स्टेट लेवल में जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं सीएजी, उनके पास दोनों ताकत होती है कि वो अकाउंटिंग भी देख सकते हैं और ऑडिटिंग भी देख सकते हैं, पर सेंटर में सिर्फ ऑडिटिंग। आगे चलते हैं। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 ऐसे एग्जीक्यूटिव हैं जो बहुत बड़े पिलर का काम करते हैं। वो है सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। देखिए अगर मान लीजिए ये 3 पिलर, आई मीन 4 पिलर एकदम सही तरह से खड़े हैं, तो आप समझ के देखिए कि कोई भी डेमोक्रेसी को हिला नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को कोई उंगली नहीं कर सकता पॉलिटिशियन, ना ही कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल को, ना ही इलेक्शन कमिश्नर को, एंड ना ही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो इसलिए ये 4 स्तंभ है, ये आपको याद रखना है। ये एक लाइन है जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड किया था। उनका कहना है कि सीएजी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है, आपसे शायद पूछा जा सके। अब अपॉइंट कौन करता है सीएजी को? वो करते हैं प्रेसिडेंट। इनका टर्म कब तक का होता है 6 साल का, या 65 ईयर्स तक। मतलब 65 ईयर्स की एज तक। मान लो वो 55 साल पे बने हैं तो वो आने वाले 10 साल तक सर्व करेंगे। पर अगर वो 60 ईयर्स पे बने हैं तो 5 साल सर्व करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ये अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? वो देंगे प्रेसिडेंट को। अब देखिए आपसे एक सवाल है मेरा कि ये जो टर्म होता है कि कौन 6 साल और 65 ईयर्स तक सर्व कर सकता है, ये ऐसी 3 पोस्ट हैं, सीएजी, यूपीएससी के चेयरमैन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दोबारा बोलता हूं, कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो 6 साल अपना पूरा कर सकती हैं या अप टू द एज 65 ईयर्स होल्ड करती हैं ऑफिस? तो वह सीएजी, यूपीएससी चेयरमैन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बट मेरा ये तो मैंने आपको बता दिए। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सुप्रीम कोर्ट में टर्म एंड कंडीशन क्या होती है, कि सीजीआई एंड हाई कोर्ट के जज, उनके पास क्या है ताकत कि वो कब तक अपना टेन्योर कवर कर सकते हैं। क्या उनमें एज 65 ही है
या 62 है या कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिमूवल की। इनके रिमूवल की बात की गई है आर्टिकल 148(1) में एंड 124(4) में। अब इनको हटाने का तरीका सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। सुप्रीम कोर्ट के लिए जज के लिए क्या होता था, पार्लियामेंट में पहले 100 लोगों की वोट चाहिए, स्पेशली लोकसभा के अंदर। जब वो वोट हो जाती थी फिर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, जिसमें 2/3 लोग वोट करेंगे। उसके बाद कमेटी बैठेगी अंडर लोकसभा स्पीकर, और उसके बाद उस कमेटी के फैसले आने के बाद जाके सुप्रीम कोर्ट का जज हटता था। तो यही सेम लॉन्ग प्रोसीजर हमारा सीएजी का भी होता है। अगर आपको और जानना है कि सीएजी को कैसे हटा सकते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट की वीडियो देखनी पड़ेगी। सैलरी क्या होती है, सैलरी जो होती है इनकी पार्लियामेंट डिसाइड करता है। तो मतलब जब भी कोई नया सीएजी बनने जा रहा होगा उससे पहले ही पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगी इस बार इनको कितनी सैलरी देनी है, क्या कुछ बढ़ा के देनी है या उतनी रखनी है। इसके बाद क्या है कि सीएजी को कोई लालच ना हो सरकार के फेवर में। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी वो मामला हुआ था रफाल का, रफाल एयरक्राफ्ट का। तो कांग्रेस बड़े कॉन्फिडेंस से कही थी सीएजी की रिपोर्ट आन दो, सीएजी की रिपोर्ट आन दो। क्यों? क्योंकि आप सीएजी को किसी चीज का लालच नहीं दे सकते, ना पैसे का ना किसी और चीज का। क्यों? इनको ये कहा गया है कि आप एक बार रिटायर्ड हो गए सीएजी की पोस्ट से तो सरकार में कोई और पोस्ट रख नहीं सकते आप, आपकी टाटा बाय बाय होनी होनी है, आपको जाना है यहां से। इसके बाद फंक्शन ऑफ सीएजी क्या क्या होता है, देखिए फंक्शन ऑफ सीएजी बताया गया आर्टिकल 149 में। इसमें कहा गया है कि आप एक्सपेंडिचर देखेंगे सेंटर और स्टेट का और अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, स्पेशली ऑडिट करने का काम कहा गया है सीएजी का। ठीक है, कि कहीं स्कैम वैम तो नहीं हुआ, आपको चेक करते रहना है। और कंपाइल करना है आपको, मेंटेन करने अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में कितना खर्चा हुआ क्या हुआ। इसके बाद इनमें ये भी ताकत है, जो हमारे पीएसयू है ना उनकी भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, ऑडिट अकाउंट कर सकते हैं कि भाई इंडियन ऑयल ने कितना खर्चा किया है या सेल कंपनी ने कितना खर्चा किया है, उसमें कोई धांधली तो नहीं हो रही। ये सारा काम सीएजी के अंडर आता है। अच्छा मान लीजिए प्रेसिडेंट या गवर्नर कहते हैं कि ये जो पर्सन है ये अथॉरिटी है, इसका भी जरा हिसाब किताब चेक करो, तो वो ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं फलाना मिनिस्टर है डिफेंस का, उसका जरा चेक करो इसने कितना खर्चा किया है, क्या हो रहा है, इसकी मिनिस्ट्री कैसे काम कर रही है। तो वो सभी को कर सकते हैं, इनमें ताकत है। सीएजी क्या होते हैं, एजेंट होते हैं पार्लियामेंट के। वो कंडक्ट करते हैं ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको बताया, देखिए जब कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया आता है ना, तो उसके बाद जो कमिटीज बैठती हैं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ये सब उनके बिहाफ पे ये काम करते हैं कि चलो देखते हैं ये बजट जो दे रहे हैं या जो इन्होंने स्कीम निकाली है उसमें खर्चा कितना हुआ है। इसके बाद इन्हें कहा जाता है फ्रेंडली फिलोसफर एंड गाइड ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये फ्रेंड फिलोसफर गाइड होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। ओके आगे चलते हैं। अब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट कैसे करते हैं, क्या वो डायरेक्टली पार्लियामेंट को सबमिट कर देते हैं? नहीं, वो सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जाके अपनी ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट के डायरेक्ट एजेंट होते हैं बट इसका गो थ्रू होना बहुत जरूरी होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये बात आपको याद रखनी है। मैंने अभी 2 सेकंड पहले कहा था कि वो एजेंट होते हैं पार्लियामेंट के, और यहां पर मैं कह रहा हूं कि पहले वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उनके सिग्नेचर होंगे, उसके बाद पार्लियामेंट के पास जाएगा। यह बात आपको क्लियर हो गई। स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, सेम होता है। सीएजी क्या करते हैं, वो पहले अपनी रिपोर्ट भेजते हैं गवर्नर को, गवर्नर उस पर देखता है, सिग्नेचर करता है, उसके बाद भेजता है स्टेट की असेंबली के अंदर। यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब इनकी इंडिपेंडेंस पे क्या बात है, क्या ये अपने काम पर कितना ज्यादा फ्रीली काम कर सकते हैं। देखिए ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम नहीं करते, मतलब इनको अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट नहीं कर सकती, करेक्ट। उसके बाद जब ये नहीं कर सकती तो वो प्रेसिडेंट इन्हें हटा भी नहीं सकते कि भाई निकलो यहां से, हो गया तुम्हारा काम। ये तब तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक इनकी या तो 60 मतलब 6 इयर्स वाला काम जो टेन्योर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, या वो 65 के नहीं होते, कोई नहीं हटा सकता इन्हें। इनमें इतनी ताकत होती है, इनको कोई धमकी नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, इनका कोई कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकता। जब तक इनका टेन्योर कंप्लीट नहीं है इनका कोई कुछ नहीं हाल मतलब बिगाड़ सकता। ऊपर से मीडिया में रहते हैं तो कोई धमकी वमकी देके उड़ा भी नहीं सकता इन्हें। ओके
इनकी लीव, पेंशन, एज ऑफ रिटायरमेंट सबकी सब डिसाइड की जाती है बिफोर इट्स अपॉइंटमेंट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं मिड ऑफ द टेन्योर, मतलब जैसे 2G स्कैम हो रहा था, अब कांग्रेस को पता लगा यार जो सीएजी है ना ये तो पंगा कर देगा और 2G स्कैम को बारे में पता लगा देगा, तो कांग्रेस चाहे ऐसे नहीं कर सकती चलो इसका ना टेन्योर कम कर दो, 6 साल का ना 6 महीने का कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार सेट तो सेट। ओके, अब देखिए एक पोस्ट होती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एग्जाम देंगे ना तो वहां पर आईएएस आईपीएस के साथ आपको इंडियन ऑडिट अकाउंट्स भी मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो इनकी सर्विस होती है, कंडीशन होती है इस वाली पोस्ट की, वो प्रेसिडेंट सीएजी से पूछते हैं कि इनको क्या क्या काम दिया जाए या इनकी क्या क्या ताकतें होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए जो सीएजी की तनख्वाह होती है वो कहां से आती है, वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा मैंने आपको दो फंड बताए थे, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक और फंड होता है, वो फंड पहले प्रेसिडेंट से पास होता है देन वो पार्लियामेंट में जाता है। तो ये बात आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कौन सी है। अगर आपको नहीं याद आ रही है तो पार्लियामेंट का सेशन देखो, आपको पता लग जाएगा, या गूगल पे सर्च करो। ये होता है वीडियो का एंड। जय हिंद।